हाइड्रोकार्बन्स। दो तरह के हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में हैं। सैचुरेटेड का मतलब किस चीज से सैचुरेटेड, किस चीज से सैचुरेटेड। जैसे मैं कहूं कि आप खाने से सैचुरेट हो गए, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, बस पेट भर चुका है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो यहां पे सैचुरेटेड मतलब किस चीज से सैचुरेटेड होना। सैचुरेटेड बाय एच एटम्स। उस उस मॉलिक्यूल में इससे ज्यादा एच एटम्स अटैच नहीं किए जा सकते। सैचुरेटेड बाय एच एटम्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इससे पहले अर्लियर नेम क्या था, इसका ओल्ड नेम क्या था। सैचुरेटेड तो बॉन्डिंग बेसिस पे नेम है, इससे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी बेसिस पे नेम था वो है पैराफिन्स। प्रॉपर्टी बेसिस पे इनको पैराफिन्स कहते थे। सैचुरेटेड वर्ड तो बॉन्डिंग बेसिस पे है। पैराफिन्स का क्या मतलब होता है। पैराफिन्स में पैरा का मतलब होता है लिटिल। तो लिटिल एफिनिटी, एफिन्स मतलब एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी फॉर एसिड बेस वाटर। लिटिल एफिनिटी फॉर, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, लिटिल एफिनिटी फॉर एसिड बेस एंड वाटर। तो इस प्रॉपर्टी बेसिस पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन्स भी कहते थे। अब स्कूल एग्जाम में लिखने को आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफिन्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराफिन्स। तो आप इतना लिखेंगे, दो लाइन काफी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इतना आपके सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में इतना है। एक तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके सिलेबस में है। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तो हम डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं। आप जानते हैं सीएनजी। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन। हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर रखा है उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस केमिकली ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिक्सचर है। पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल C10H22, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। डीजल C16H34, C16H34 का नाम है सीटेन।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हम डेली लाइफ में यूज कर ही रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन देन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी ने नाम दिया एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसमें पढ़ने वाले हैं एल्केन। इसका दूसरा नाम आईयूपीएसी ने दिया एल्केन। तो जैसे ये है स्मॉलेस्ट एल्केन, स्मॉलेस्ट एल्केन। अब अगर आप इसमें CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते चले जाएं, एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते जाएं CH बॉन्ड में, तो आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी जिसका नाम होगा होमोलोगस सीरीज। एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करते जाएं तो CH2 ग्रुप आप बढ़ाते जाएं, आपको एक पूरी सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का ये पहला मॉलिक्यूल है, इसको कहेंगे फर्स्ट होमोलोग ऑफ एल्केन। फर्स्ट होमोलोग ऑफ एल्केन। दिस इज सेकंड होमोलोग ऑफ एल्केन। दिस इज थर्ड होमोलोग। ऐसे आप CH2 ग्रुप बढ़ाते चले जाएं तो आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी। उस सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज। तो आपसे पूछा जाता है कि दो सक्सेसिव होमोलोग में किसका डिफरेंस होता है, कितने मोलर मास का डिफरेंस होता है। दो सक्सेसिव होमोलोग में कितने मोलर मास का डिफरेंस होगा। तो आंसर है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, मतलब 14 यूनिट मोलर मास का डिफरेंस होता है। 14 यूनिट मोलर मास का डिफरेंस होता है इन द सक्सेसिव होमोलोग। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन क्या है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में ये कहलाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। प्रिपरेशन क्या है इनकी। इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है। इंडस्ट्रियल सोर्स, तो इंडस्ट्रियल सोर्स तो इनका है पेट्रोल, नेचुरल गैस, इंडस्ट्रियल सोर्स। और पेट्रोल CN नेचुरल गैस सिंपली उससे अलग करते हैं इसको। CNG बाद में स्पेसिफिक मीथेन को नाम दे दिया गया। तो आपके पास रॉ पेट्रोल होता है, उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग एल्केन्स हम अचीव करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ एल्केन्स कौन से मेथड से करते हैं। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। रिफाइनरी में यही काम होता है, रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ये तो इंडस्ट्रियल मेथड है। लेबोरेटरी में कैसे करते हैं? व्हाट आर द लेबोरेटरी मेथड्स? तो फर्स्ट मेथड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आपके पास इथीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर दें, हाइड्रोजन आप ऐड कर दें इसमें, आप निकल की प्रेजेंस में ऐड कर सकते हैं, और प्लेटिनम और पैलेडियम, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। इनकी प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ जाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट का काम करते हैं। दे आर द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किसको कहते हैं आप लिख लें, क्योंकि ये बार बार आएगा। कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट केवल रिएक्शन की रेट बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और कुछ नहीं करता। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है केवल। नो चेंज इन प्रोडक्ट, नो चेंज इन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि कैटालिस्ट डाल दें तो प्रोडक्ट बदल जाए। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता। और कैटालिस्ट कंज्यूम नहीं होता। नॉट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। कैटालिस्ट केवल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कैटालिस्ट कोई भी आप डाल दें, आपको एल्केन मिलेगा। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जिनमें एनर्जी रिलीज हो उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस एनर्जी का नाम है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, इसलिए इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें ध्यान दें,
तो रिलेटिवली जो निकिल कैटालिस्ट है, निकिल, इसके साथ आपको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। निकिल के साथ टेम्परेचर कितना वो याद नहीं करना, फैक्ट आपको नहीं रटने, बहुत कम फैक्ट रटेंगे, बट यहाँ पर रिलेटिवली आप लिख सकते हैं कि निकिल के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए होता है एज कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड इन प्लेटिनम एंड पैलेडियम। सबसे कम पैलेडियम के लिए, बेस्ट है इनमें पैलेडियम कैटालिस्ट। पैलेडियम कैटालिस्ट बेस्ट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन सबसे आसान होता है। पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन सबसे आसान होता है, और ऐसी हाइड्रोजन को स्पेशल नाम भी दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन में भी ये पढ़ा होगा कि पैलेडियम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है, और उस हाइड्रोजन का स्पेशल नाम है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। पैलेडियम सरफेस पे एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन को कहते हैं। अब ये डायरेक्ट रिएक्शन स्लो क्यों होती है? कैटालिस्ट क्यों चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए? पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ये तो जल्दी टूटता है, पर ये रिएक्शन स्लो क्यों होती है? स्पीड बढ़ाने के लिए ही कैटालिस्ट लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन या एच बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इस वजह से ये स्लो होती है। हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है स्लो रिएक्शन के लिए ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसलिए कैटालिस्ट चाहिए। तो कैटालिस्ट पैलेडियम और प्लेटिनम तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं, सफिशिएंट स्पीड दे देते हैं, बट निकल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इनको आप नोट करते जाएं डिटेल, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं होता सारा कुछ। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे देखें इस रिएक्शन को? तो काम की चीज ये है कि सबसे पहले कैटालिस्ट के सरफेस पे इथीन और हाइड्रोजन, कैटालिस्ट के सरफेस पे इथीन और हाइड्रोजन दोनों का एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे जाके चिपक जाना। इन दोनों का कैटालिस्ट के सरफेस पे पहले एडजॉर्प्शन होगा, और जब इनका कैटालिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है तो इसका पाई बॉन्ड टूटता है और इसका टूटता है एच एच बॉन्ड। ये काम करता है निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम, ये कैटालिस्ट ये काम करता है। तो एंटायर रिएक्शन कहाँ चल रही है? एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। इनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है पाई बॉन्ड टूटने के बाद, और इस सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। इसके पास भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा।
तो ये तो हुआ इनका एडजॉर्प्शन। एल्कीन और हाइड्रोजन दोनों कैटालिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। तो इसमें एच एस सिग्मा बॉन्ड टूटता है और सी सी पाई बॉन्ड टूटता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कैटालिस्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। कैटालिस्ट में कैसे ये काम करता है वो तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में समझाएंगे आपको, बट ये कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी है। फर्दर ये जो एच एटम एडजॉर्ब हुए या जो एल्कीन एडजॉर्ब हुई, ये सरफेस पे अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। दे कैन मूव थ्रू आउट द सरफेस, दे कैन मूव थ्रू आउट द सरफेस। और जब ये थ्रू आउट सरफेस मूव कर सकते हैं तो कभी ना कभी तो संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। और जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे एच एटम और कार्बन, एच एटम और कार्बन, तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग हो जाएगी और बॉन्डिंग होते ही ये सरफेस छोड़ देते हैं। सैचुरेट होते ही ये सरफेस से बाहर चले जाते हैं। डिजॉर्प्शन हो जाता है। तो क्या कैटालिस्ट का कंजप्शन हुआ? कैटालिस्ट में कोई चेंज आया? कैटालिस्ट ने तो केवल प्लेटफॉर्म दे दिया रिएक्शन करने के लिए। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन कैटालिस्ट के सरफेस पे चलती है। इसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो ये है, ये स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप ही रिएक्शन की रेट डिसाइड करता है। इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी स्लोएस्ट स्टेप पे। अच्छा ये बताओ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इस क्लास की जो स्पीड है, सिलेबस कितनी तेजी से खत्म होगा, क्लास की जो स्पीड है वो कौन सा स्टूडेंट डिसाइड करेगा, फास्टेस्ट या स्लोएस्ट? तो स्लोएस्ट डिसाइड करता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्रू है 10 मेंबर का, 10 पर्सन का, उस क्रू की स्पीड कौन डिसाइड करेगा? उस ग्रुप की स्पीड कौन डिसाइड करता है? कब माना जाएगा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया? ग्रुप की स्पीड स्लोएस्ट डिसाइड करता है। ऐसे ही कोई रिएक्शन में कई स्टेप्स हैं, ओवरऑल रिएक्शन की रेट, ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड कौन डिसाइड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। तो जो ये एडजॉर्प्शन है इथीन का और हाइड्रोजन का, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। ओवरऑल रिएक्शन की रेट इसी एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। और जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही कम एडजॉर्ब होगी। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो कम एडजॉर्ब होती है, स्लो एडजॉर्ब होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्टिविटी बताइए हाइड्रोजनेशन में, रिएक्टिविटी इथीन और प्रोपीन की, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसका हाइड्रोजनेशन फास्टर होगा? तो आपको ये देखना होगा कि कौन आसानी से एडजॉर्ब होगा। आसानी से वो एडजॉर्ब होगा जो लेस स्टेबल होगा। और इन दोनों में लेस स्टेबल कौन है?
लेस स्टेबल है इथीन, इसलिए इथीन की रिएक्टिविटी प्रोपीन से ज्यादा है। एल्कीन की स्टेबिलिटी आप लिख चुके हैं, अगर आपको पिछली थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस है तो याद आएगा, रीडिंग की तो याद नहीं आने वाला। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप हाइपर कंजुगेशन में लिख चुके हैं, प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। ये बात केवल उन्हीं बच्चों को याद आएगी जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस की है, जिन्होंने दर्शन किए उन्हें याद आ ही नहीं सकता, ये गारंटी है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। पहले केस में अल्फा हाइड्रोजन हैं 3, प्रोपीन में सॉरी, और इथीन में अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। यहां पे ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन कहते हैं डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को, सी डबल बॉन्ड सी के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो आप हाइपर कंजुगेशन देखें, पेज पलटें, आपको ये लिखा मिलेगा। समझ में आ गया सबको? अब ये सब आपको एनसीईआरटी में लिखा नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी वाले बताएंगे भी नहीं 2-2 3-3 बार, उन्होंने एक बार हाइपर कंजुगेशन में लिख दिया, बस लिख दिया। अब एप्लीकेशन आप सोचो अपने आप, एक ही जगह लिखेंगे वो एक बात, बार बार नहीं लिखते। ठीक है, तो प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है, स्लो एडजॉर्ब होगी, तो रिएक्टिविटी इथीन की ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की जगह आप ड्यूटीरियम भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह आप ड्यूटीरियम भी ले सकते हैं। निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट, तो ये मिल जाएगा आपको। बट प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी वो मैं बताता हूं। प्रॉब्लम इस तरह से आएगी, वो कहेंगे कि हमने इन दोनों का हाइड्रोजनेशन किया। प्रोडक्ट तो कोई भी बता देता है, बात प्रोडक्ट बताने की नहीं है, प्रोडक्ट तो कोई भी बता देगा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल देना है। बट आपसे पूछा जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो, मैग्नीट्यूड, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो। फर्स्ट रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या सेकंड रिएक्शन में? तो देख लो इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपने ये बता दिया कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप डेल्टा एच भी कंपेयर कर सकते हैं। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? देखो प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल दो, प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा। प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा, इसके प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते। बताओ इनमें से किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या ये कहें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको करना क्या है, रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए
डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन देखो, उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन गिनो कितनी है आपके पास, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें ये 3 अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है, 2 + 2 + 3 7। इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा ये है, 1 + 2 3। तो सेकंड ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आएगी, मोर नेगेटिव आएगी, सेकंड के लिए मोर नेगेटिव आएगी। तो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड के लिए ज्यादा होगी फर्स्ट से। समझ में आ गया सबको? देखो यहां मैं ज्यादा एग्जाम्पल डील नहीं कर सकता, टाइम हमारे पास कम है, फिर भी एक एक एग्जाम्पल मैं लूंगा। जिसको ज्यादा एग्जाम्पल डील करने हैं वो ऑफलाइन क्लास में आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको सिमिलर प्रैक्टिस करनी है और तो आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं कि मुझे बनाना है आइसोपेंटेन, ऐसी कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं, ऐसी कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं जिनसे आइसोपेंटेन बन जाएगा। स्ट्रक्चरल एल्कीन बनाना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है, अभी मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं जिनके हाइड्रोजनेशन से आइसोपेंटेन बनेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई आप सबको? क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं कंपटीशन में, सीधे सीधे नहीं आते कि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो गई तो सिंगल बॉन्ड बन गया, वो तो कोई भी कर लेगा, वो तो स्कूल एग्जाम में आना है। तो देखो, आप इस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करो, आप इस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करो, या इस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करो, इन तीनों एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके देख लो, हर एक बार आपको आइसोपेंटेन मिलेगा। यस और नो? इन तीनों एल्केन के हाइड्रोजनेशन से आइसोपेंटेन बनेगा। कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बताओ मुझे, इन तीन के अलावा कोई और बना सकते हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ रहा हो सकता है ऐसे, यहां भी तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो जरा इसका यूपीएससी नेम लिखो और इसका लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तो सेम ही है। समझ में आ गया सबको? एक और एग्जाम्पल देता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, बाकी आप ऑफलाइन क्लास में करेंगे। आप मुझे बताओ, सेम प्रॉब्लम है, कितनी एल्कीन्स पॉसिबल हैं हाइड्रोजनेशन के लिए जिनसे आप ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। कितनी एल्कीन ऐसी हो सकती हैं जिनके हाइड्रोजनेशन से साइक्लोहेक्सेन बनेगा। केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है अभी।
तो ऐसी एल्कीन्स कितनी पॉसिबल है? बिल्कुल सिंपल है। आप डबल बॉन्ड यहां ले सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां भी ले सकते हैं, और डबल बॉन्ड आप यहां भी बना सकते हैं। इसके बाद और बनाएं, आप रिपीट करेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने से आपको कंफर्म हो जाएगा कि रिपीट हो गई। 4 एल्कीन मिलेंगी आपको जिनके हाइड्रोजनेशन से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। यस और नो? बिल्कुल ठीक आंसर है। क्लियर है सबको कैसे सोचना है? मेथड आपको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखो, थोड़ा फास्ट करो। मैं आपको बता दूं, मैं अभी इसका कंप्लीट डिटेल नहीं बताने वाला, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो सब 12th में दोबारा कवर होगा। ये सारा 12th में और डिटेल आएगा, वो तब बताएंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक एग्जाम्पल से आगे बढ़ें। अगर आपके पास कंजुगेट डाइईन है, कंजुगेट डाइईन, कंजुगेट और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और आप हाइड्रोजन केवल 1 मोल ऐड करते हो, निकल प्लेडियम पैलेडियम प्लेटिनम कैटालिस्ट आपके पास है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाता है और हाइड्रोजन 1,4 पोजीशन पे ऐड होती है, मतलब 2 ब्यूटीन बनता है। जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां डबल बॉन्ड बनता है 2 और 3 कार्बन नंबर के बीच में। ये केवल कंजुगेट डाइईन में होगा, ध्यान रहे। ऐसा क्यों होता है? तो आपके दिमाग में मैकेनिज्म चलनी चाहिए। मैकेनिज्म को याद करें। मैकेनिज्म ये है कि एल्कीन का और हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हुआ सरफेस पे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं उसको। इन सब कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब सरफेस पे एडजॉर्ब्ड है कार्बन, और हाइड्रोजन भी एडजॉर्ब्ड है सरफेस पे। ये केस है। हाइड्रोजन के पास चॉइसेस हैं, वो ये किसी भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने की, किसी भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने की हाइड्रोजन के पास चॉइसेस हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट सरफेस मूव करेंगे और किसी भी कार्बन के कांटेक्ट में आएंगे। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कैसे बन सकती है, सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर मान लीजिए ये दोनों H कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ऐड हुए, जरा सोचो, एडजेसेंट कार्बन पे ऐड हुए 1 और 2 पे, तो क्या बनेगा? 1 और 2 पे अगर ये ऐड होते हैं तो क्या बनेगा? ये वापस डबल बॉन्ड बनेगा 3,4, क्योंकि लिमिटेड हाइड्रोजन है, केवल एक पे ही, एक सी डबल बॉन्ड सी पे ऐड होना है, दूसरा रिटेन होगा, प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन। बताओ 1 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है या 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है? तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो मैंने 4 डेफिनेशन बताई हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनको आप एक हफ्ते तक डेली लिखें। एक हफ्ते तक इन चारों डेफिनेशन को आप डेली लिखें।
इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानना है? 1 हफ्ते तक आप डेली इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करें। कृपया विनती कर रहा हूं, सुने ध्यान से। राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट रीडिंग। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग। 1 हफ्ते तक आप लगातार ये काम करें, आप ऑर्गेनिक में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब ये डेफिनेशन आपकी टिप्स पे होंगी, आप कंफर्टेबल होंगे। आप तुरंत समझ जाएंगे कि 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल क्यों है। तो 2 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 1 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। 2 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन होंगी 6, 1 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन है 2। ये अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक H1 पे ऐड होगा, एक H4 पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो एडजेसेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये पाई बॉन्ड में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 1 और 3 पे ऐड नहीं हो सकते, हाइड्रोजन 1 और 3 पे भी ऐड हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन 1 और 3 पे ऐड हुए तो क्या बनेगा? फिर 2 और 3 पे, 2 और 4 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 और 4 पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, तो फिर उनमें बॉन्डिंग होगी, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन 1 पे आई और एक हाइड्रोजन 3 पे आई, एक हाइड्रोजन अगर 1 पे आई और एक हाइड्रोजन 3 पे आई, 1 2 3, ये 4 मान लें, नहीं नहीं 4 तो CH2 ग्रुप, ये 3, इस पे H। तो एक H अगर 1 पे आया और एक H 3 पे आया, तो फिर ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर्ड रिंग तो अनस्टेबल रिंग होती है, हाई एंगल स्ट्रेन होता है, तो इसलिए 2 ब्यूटीन बनता है। मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन मिलता है। ये होगा केवल कंजुगेट डाइइन में, ध्यान रखना, कंजुगेट डाइइन में। आप उन चारों डेफिनेशन का बार बार यूज करेंगे, कहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट, कहीं पे मीसोमेरिक इफेक्ट, कहीं पे हाइपर कंजुगेशन, और कहीं पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चारों डेफिनेशन की आप 1 हफ्ते तक लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक को परफेक्ट करना चाहते हैं, फुल मार्क्स चाहते हैं ऑर्गेनिक में, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और अगर ये काम नहीं करते तो आप मुश्किल में आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, ये तो बात हुई एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन की। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन में कोई खास बात नहीं है, सेम ही है बिल्कुल, बस डबल अमाउंट हाइड्रोजन की लगेगी, हाइड्रोजन की डबल अमाउंट लगती है, बस इतना ही है। हमें टोटल 4 H एटम चाहिए। जल्दी लिखो। तो इस तरह से आप एल्काइन से हाइड्रोजनेशन करके एल्केन बना सकते हैं। ये तो थी डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। एक और है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, ये इसकी मैकेनिज्म तो मैं 12th में डील करूंगा, अभी मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं मात्र। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, इसमें सीधे सीधे H2 ऐड नहीं करते। आप पहले लेते हैं B2S6 डाई बोरेन,
डाइबोरेन को एक सॉल्वेंट THF में डिजॉल्व करके रखते हैं, क्योंकि डाइबोरेन अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो उसमें आग लग जाती है। तो डाइबोरेन को THF में डिजॉल्व करके रखते हैं। आपने बोरॉन फैमिली का कल टेस्ट दे दिया, आपको थ्योरी में याद आ रहा होगा, डाइबोरेन एयर के कांटेक्ट में आए देन इट कैचेस फायर। तो इसको THF नाम के सॉल्वेंट में रखते हैं। THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये है THF का स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो ये तो B2H6 को स्टोर करने के लिए है, तो लिखा होता है कभी कभी साथ में, नहीं तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इसकी इंपॉर्टेंस रिएक्शन में नहीं है THF की। THF की इंपॉर्टेंस है B2H6 को स्टोर करने की। और दूसरा लेते हैं हम एसिटिक एसिड। इससे होता क्या है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, बट हाइड्रोजन कहां से आई? H2 तो है नहीं, तो एक H एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का H टर्मिनल कार्बन पे जाएगा और B2H6 का H जाता है सेकेंडरी कार्बन पे। प्राइमरी कार्बन पे एसिटिक एसिड और सेकेंडरी कार्बन पे H आता है B2H6 से। तो डायरेक्ट H2 नहीं लिया मैंने, एक H एटम आया डाइबोरेन से, दूसरा H एटम आया एसिटिक एसिड से। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहते हैं, एल्केन बन जाएगा। तो डायरेक्ट H2 नहीं है इसमें, CH3COOH की जो H की चॉइस है, सबसे पहले वो प्राइमरी कार्बन पे जाएगा, प्राइमरी डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर दूसरे नंबर पे सेकेंडरी कार्बन, तीसरे नंबर पे टर्शरी कार्बन। ये चॉइस होती है एसिटिक एसिड की। क्यों होती है ये चॉइस? ये मैकेनिज्म आपको 12th क्लास में लिखेंगे, अभी मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं। बस आप इतना याद करें कि एसिटिक एसिड के H की चॉइस है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो यहां कंपटीशन था प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन में, तो मैंने H को प्राइमरी पे भेज दिया, एसिटिक एसिड के H को। तो B2H6 के H को बचा सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी टर्शरी में कंपटीशन होता तो फिर सेकेंडरी पे H को भेजते। लिख लिया इसको। देखो इससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, आपने यहां ले लिया B2D6, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम इन THF B2D6, और यहां पे आपने ले लिया से CH3COOT, ट्राइटियम ले लिया। क्या होगा? तो अब आप ध्यान से देखें तो फाइट किस किस में है? ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है। ये सेकेंडरी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये टर्शरी। तो ट्राइटियम कौन से कार्बन पे जाएगा?
अगर सेकेंडरी टर्शरी में चॉइस करना हो तो ट्राइटियम किस पे जाएगा? सेकेंडरी कार्बन पे। तो ड्यूटीरियम फिर किस पे जाएगा? ड्यूटीरियम के लिए टर्शरी डबल बॉन्डेड कार्बन बचा। प्रोडक्ट लिखना आ गया आप सबको? तो ये है इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, रेडीमेड H2 ऐड नहीं किया हमने। ठीक है, तो अभी ये दो रिएक्शन ही हम करेंगे हाइड्रोजनेशन में। नेक्स्ट मेथड लिखो आप एल्केन बनाने का। नेक्स्ट मेथड, ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था। नेक्स्ट मेथड लिखो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आप मेटल एंड प्रोटोनिक सॉल्वेंट लें, ध्यान देना, मेटल एंड प्रोटोनिक सॉल्वेंट, तब आपको मिलेगा RH, एल्केन मिलेगा। प्रोटोनिक सॉल्वेंट नहीं है तो फिर सीधे सीधे प्रोटॉन का सोर्स लेना पड़ेगा। बट इसमें केवल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड रिड्यूस नहीं होंगे। एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। जैसे एक सिंपल रिएक्शन लिखूं मैं, ये बहुत ही वाइड रिएक्शन है, फिर भी मैं अभी आपको केवल एल्केन तक सीमित रखूंगा, लिमिटेड एग्जांपल्स रखूंगा। जैसे CH3Cl है और आपने ZnHCl ले लिया, आपको मिलता है CH4। कैसे बन गया? मैकेनिज्म क्या है इसकी? तो इसकी मैकेनिज्म ये है कि Zn आपको इलेक्ट्रॉन देगा। पूरी ऑर्गेनिक में जब भी मेटल ली जाएगी, पूरी ऑर्गेनिक में जब भी मेटल ली जाएगी, एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसको लेते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन आए, और जैसे ही Zn मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, वो टूट जाएगी। ऐसे सोचो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन विलेन का काम कर रहे हैं CCl बॉन्ड के लिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे केमिकल एनवायरनमेंट में, CCl बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा। कार्बन कहेगा भाई क्लोरीन तुम इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। क्यों जाने देगा कार्बन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ? क्लोरीन को क्यों जाने दिया इलेक्ट्रॉन लेके, बॉन्ड पेयर को लेके? इसे तो इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया ना। ऑक्टेट पूरा था, अब तो 6 बचे, अपना नुकसान कौन करेगा? पर इसमें कार्बन ने कर लिया। क्यों कर लिया? उसका रीजन ये है कि उस नुकसान की भरपाई करने के लिए Zn है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन रेडीमेड दे दिए, दान कर दिए। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन रेडीमेड दे दिए, कार्बन को मिल गए। अब फिर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इससे अच्छा क्या है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन सीधे दे दे, क्यों करना शेयरिंग?
पूरी ऑर्गेनिक में ये चलेगा। CCl बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा जैसे ही मेटल आप डालेंगे इलेक्ट्रॉन का सोर्स, CCl बॉन्ड टूट जाता है। अब ये एनायन है, इसको न्यूट्रल कैसे करें? इस एनायन को न्यूट्रल कैसे करें? तो न्यूट्रल करने के लिए और एल्केन बनाने के लिए क्या चाहिए? एल्केन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटॉन। टारगेट एल्केन है ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो मीथेन आपको मिल जाएगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है इसकी। जल्दी करो, टाइम मत लगाओ ज्यादा। सारे स्टेप समझ में आ गए सबको? वेरी गुड। अब जरा देखो आगे, मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ये लिख लिया सबने? अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। जेडन मेटल की जगह, जेडन मेटल की जगह और HCl की जगह मैं कुछ और ले रहा हूं। जेडन की जगह सोडियम मेटल ले ली, और आपने ले लिया सॉल्वेंट ड्राई ईथर। प्रोटॉन नहीं है अब आपके पास, अब आपके पास प्रोटॉन नहीं है। तो यहां पे एल्केन बनता है CH3CH3। मेटल तो है, मेटल तो है, पर प्रोटॉन नहीं है। ड्राई ईथर सॉल्वेंट है। एक्वस ईथर लेते तो भी OH बॉन्ड का प्रोटॉन आ जाता, ये बेस होता। चलो अभी बताएंगे, पर प्रोटॉन नहीं है, नो प्रोटोनिक सोर्स। ड्राई ईथर सॉल्वेंट आपने ले लिया, क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, Zn की जगह सोडियम आ गया, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। Zn की जगह सोडियम आ गया, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोडियम का काम भी इलेक्ट्रॉन देना है। CCl बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन आते ही, ये कार्बेनियन बनेगा ही बनेगा। अब मामला क्या है, लास्ट स्टेप में प्रोटॉन है नहीं आपके पास, देयर इज नो प्रोटॉन। अब क्या करें? सीधे सीधे मीथेन तो बन नहीं सकता। मीथेन नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? तो फिर इसी CH3Cl का दूसरा मोल यूज होगा। लास्ट स्टेप में CH3Cl का दूसरा मोल यूज होता है, और कुछ तो है नहीं। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है CCl, तो ये कार्बन आएगा और Cl को बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि कार्बन की चॉइस किसके साथ बॉन्ड बनाने की होगी? अगर ऑप्शन दिए जाएं, अगर ऑप्शन दिए जाएं तो कार्बन की चॉइस किसके साथ बॉन्ड बनाने की होगी? क्लोरीन के साथ या कार्बन के साथ? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा इफ देयर इज पॉसिबिलिटी। इसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट इस रिएक्शन का नाम ये भी है एक, जो Cl माइनस है वो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और ये CH3 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस स्टेप का, लास्ट स्टेप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इसका एक और नाम है, इसे आप SN2 भी कहते हैं। N सबस्क्रिप्ट में लिखना SN2। S और 2 का फॉन्ट बराबर। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है बाई मॉलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाई मॉलिकुलर। ये नेम आया कैसे, ये डिटेल सब 12th में पढ़ाएंगे, अभी टाइम नहीं हमारे पास उतना कवर करने का। बस नाम याद रखो। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी आपको SN2 पे कंसंट्रेट नहीं करना, अभी आपको ये सोचना है कि मीथेन क्यों नहीं बना, इसमें ईथेन क्यों बन गया। इस रिएक्शन का नाम है, ये नेम रिएक्शन है, आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकती है, NCERT में भी है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन 9th-10th में भी आपने पढ़ी होगी। लिख लिया यहां तक? ओके। आप मुझे बता सकते हो, अगर मेरे पास मान लीजिए इथाइल क्लोराइड है या इथाइल ब्रोमाइड है, और इसमें सोडियम ले लिया ड्राई ईथर मीडियम में, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो आपको ब्यूटेन मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो जरा सोचिए, अगर आपने एक कार्बन का हैलाइड लिया तो प्रोडक्ट बना ईथेन। ईथेन में 2 कार्बन है। अगर आपने 2 कार्बन का हैलाइड लिया तो प्रोडक्ट बना ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन है। इवन नंबर कार्बन एल्केन बनाने के लिए ये मेथड होता है। अगर आपको चाहिए कि ऑड कार्बन वाली एल्केन बन जाए, तो आपको CH3Br और C2H5Br लेना पड़ेगा। तब ऑड कार्बन एल्केन बनेगी ना। पर इसमें सिंगल एल्केन नहीं बनती, फिर 3 एल्केन बनती है। CH3 बन सकता है, C2H5 बन सकता है, और CH3 बन सकता है। और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है, क्रॉस नो डाउट मेजर है, बट इन 3 एल्केन को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट सेपरेशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। और जब इनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर ऑड कार्बन एल्केन आपको मिलेगी नहीं आसानी से, इसलिए ये मेथड प्रिफर नहीं करते। तो वुड्स रिएक्शन में 2 पॉइंट है। नंबर 1 ये है कि इस मेथड से मीथेन प्रिपेयर नहीं करते, या कर नहीं सकते। इनफैक्ट मीथेन कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड।
और दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज अ प्रिफर्ड मेथड टू प्रिपेयर an alkane containing even number of carbons. Preferred method to prepare even number of carbons alkane. Not preferred for the alkane containing odd carbons. रीजन लिख लोगे अपने आप क्यों? ऑड कार्बन ऐसा नहीं प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑड कार्बन एल्केन प्रिपेयर नहीं होती, बट ऑड कार्बन एल्केन बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। ऑड कार्बन नंबर एल्केन बनाने के लिए दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, और अगर दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लिए तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा, एक्सक्लूसिवली ऑड कार्बन एल्केन नहीं मिलेगी, बट वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स and it is difficult to separate these alkanes because there is little difference in their boiling point. All are gases. तो सबसे डिफिकल्ट सेपरेशन गैसेस का ही होता है। तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। आ गया समझ में सबको? ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट मेथड लिखो कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस। मैं रिपीट कर दूं, अभी मेरा टारगेट है एनसीईआरटी में लिखी सारी रिएक्शंस को समझाना। इससे जो और भी अभी आगे है वो सब आपको 12th में पढ़ाएंगे। कॉल्प्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, आपके पास सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसके एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास करें, करंट पास करें, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करें इसका। इस एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास करें तो आर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस मिलेंगी आपको एनोड पे। NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि एल्कीन कहां बनती है, तो आंसर है एनोड पे। साथ में CO2 भी लिबरेट होगी। सेटअप बिल्कुल सिंपल होता है। ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें आपने ले लिया RCOONA, और इसमें आपने दो प्लेट डिप कर दी, इनर्ट प्लेट, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो इनर्ट प्लेट ले ली और करंट पास कर दी, सिंपल है। एक कोई एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। एनोड के सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड के सरफेस पे रिडक्शन रिएक्शन होती है।
तो एट एनोड क्या होगा? एट एनोड आंसर है ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होता है मैं वो लिख रहा हूं। तो एनोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा बताओ, RCOO माइनस या Na+? इस एनोड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? RCOO माइनस, सिंपल है। ये मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। RCOO माइनस ये है कार्बोक्सिलेट आयन, एक नेगेटिव चार्ज। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करता है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले न्यूट्रल होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए लॉन पेयर वाले, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल बचे इसके पास 7, 5A और एक बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ये एनोड के सरफेस पे चल रहा है सारा कुछ, एनोड सरफेस पे। ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। अगला स्टेप ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और ये एल्काइल फ्री रेडिकल में बदलता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में आता है, मतलब ये ब्रेक होके एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये सब इसके सरफेस पे चल रहा है। पहले CO2 गैस के बबल्स बनेंगे, फिर क्या होगा, इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो 2 फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करेंगे और RR एल्केन बनेगी। इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो कैथोड पे, एनोड पे सॉरी, एनोड पे 2 गैसेस मिली हैं आपको, एक तो RR एल्केन और एक CO2। एनोड पे ये 2 गैसेस मिली और रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन। ये तो एनोड पे हुआ। और कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे H2O का रिडक्शन होता है, वाटर का एक्वस सॉल्यूशन है। Na+ का रिडक्शन नहीं होता, वाटर का रिडक्शन होता है। इससे बनता है 2OH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। Na+ और OH कंबाइन करके NaOH फॉर्म में रहेंगे, न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और NaOH होगा। कैथोड सरफेस पे। तो ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन, हाइड्रोजन लिबरेट हुई, H2O ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हुआ। काम की चीज क्या है ध्यान देना, RCOONA का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो RR एल्केन बनती है। मतलब ये कि अगर आपके पास CH3COONA है तो एल्केन मिलेगी CH3CH3। अगर आपके पास C2H5COONA है तो एल्केन मिलेगी C2H5C2H5। अगर आपके पास C3H7COONA है तो एल्केन मिलेगी C3H7C3H7।
जरा कार्बन्स काउंट करें प्रोडक्ट एल्केन में, 2, 4, 6, कैसे कार्बन मिल रहे हैं आपको? इवन नंबर, इवन नंबर कार्बन्स आपको मिल रहे हैं। क्या इस मेथड से मीथेन बना सकते हैं? क्या इस मेथड से मीथेन बन सकती है? आंसर है नो। इसमें वही पॉइंट हैं जो आपने पिछले वुड्स रिएक्शन में लिखे हैं, सेम पॉइंट। सेम पॉइंट क्या है, ध्यान दें। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, बस इसके बाद आपको फ्री करूंगा कि आपके, अगर मान लीजिए आपको बनाना है प्रोपेन ऑड कार्बन एल्केन, तो एक आपको लेना पड़ेगा CH3Cl और दूसरा आपको लेना पड़ेगा, सॉरी CH3Cl नहीं, एक आपको लेना पड़ेगा CH3CONA और दूसरा लेना पड़ेगा C2H5CONA। इनका मिक्सचर लेना पड़ेगा, इसके मिक्सचर का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, और मिक्सचर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको ओवरऑल 3 एल्केन मिलेंगे। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सेम पॉइंट है जो आपने वुड्स रिएक्शन में लिखे। फिर सिंगल एल्केन नहीं मिलेगी, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है। प्रोपेन तो बन जाएगा नो डाउट, बट एक्सक्लूसिवली प्रोपेन नहीं मिलेगा। तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। तो सेम पॉइंट है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में भी कि मीथेन बना नहीं सकते, और दूसरा ऑड कार्बन एल्केन प्रिपरेशन के लिए ये प्रिफर्ड मेथड नहीं है, नॉट प्रिफर्ड। आ गया समझ में सबको? तो इतना तो एनसीईआरटी में है जो मैंने लिख दिया, कुछ और सिंपल मेथड्स में बताऊंगा, फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।